कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग अपने डिपेंडेंसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सेकंड टाइप की डिपेंडेंसी हम लोग को जानना है, डेटा डिपेंडेंसी जिसको बोला जाता है। ये क्या होता है चलिए समझते हैं इसको। तो ये अगर मेरे पास इस तरीके के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, पहला इंस्ट्रक्शन है मेरा, मान लेते हैं कि ऐड R0 R1 R2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि R1 R2 का जो कंटेंट है उसको ऐड करके R0 में जाके स्टोर मार दो। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं R0 में। एक दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है जो कि इस R0 की वैल्यू को यूज कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मल्टीप्लाई मार रहे हैं अपन R0 और R3 को। तो ये जो वैल्यू है इसको ये यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ऐसा अगर हो गया हमारे प्रोग्राम में कि ये वाला इंस्ट्रक्शन पहले चल गया उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन चला, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ भाई बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या है? एक डिपेंडेंसी है, ठीक है, डेटा की डिपेंडेंसी है। डेटा के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे और थोड़ा इसको अंदर से समझते हैं। देखिए इस तरीके का हम लोग का पाइपलाइनिंग है। ये मेरा इंस्ट्रक्शन I1 है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन I2 है। सबसे पहले फेच मारे अपन इंस्ट्रक्शन 1 को, ठीक है। उसका डिकोड में क्या होगा, प्लस नाम का हम लोग का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे R0 ये सोर्स और डेस्टिनेशन पहचानेगा। उसके बाद फिर एक्सेस करने के लिए वैल्यू को यहाँ पे देखेगा। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में ये सब कहानी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में ALU ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 यहाँ पे हो रहा था तो ये हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो रिजल्ट है हम लोग का ये कहाँ जाएगा, बफर में जाके स्टोर हो जाएगा। मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है मेमोरी को एक्सेस करने का। इसलिए अपन क्या किए, यहाँ पे खाली साइकिल चला दिए, ठीक है। ये खाली साइकिल से एग्जीक्यूट हुआ, ये भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद फिर ये R0 में जाके राइट हो गया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखो दूसरे इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये फेच हो गया इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर देखो डिकोड होगा। डिकोड होने में क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, सोर्स और डेस्टिनेशन को पहचानेगा और साथ ही साथ वो क्या देखेगा, एक्सेस करेगा, मतलब वैल्यू को निकालेगा। तो भैया जब वो R0 का वैल्यू यहां पे निकालेगा ना, तो ये ऑपरेशन तो यहां पे हुआ है, इस वाले स्टेज के बाद हुआ है। लेकिन ये यहां पे R0 का वैल्यू निकालेगा, इसको वैल्यू क्या चाहिए थी भैया, ये वाली चाहिए थी, R1 प्लस R2 वाली। लेकिन यहां पे जो उसको वैल्यू मिलेगा, क्या उसको ये वाला वैल्यू मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा भैया, अभी तो हम लोग सेकंड स्टेज में है, ये वाला वैल्यू अभी उसको नहीं मिलने वाला। इसका मतलब यहाँ पे गलत चला जाएगा वैल्यू, गलत वैल्यू गया यहाँ पे, गलत यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ जाके स्टोर भी गलत हुआ और यहाँ पर से स्टोर होने के बाद यहाँ पर जो डेटा राइट हुआ ये भी गलत हुआ। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इनकरेक्ट डेटा हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे डेटा की डिपेंडेंसी के कारण हम लोग को एक गलत आउटपुट मिल रहा है। तो आपको आइडिया समझ में आया कि डेटा डिपेंडेंसी किस तरीके से खराब है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन इंस्ट्रक्शन I2 ट्राई टू रीड द डेटा बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन I1। ये भी चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन एडजेसेंट इंस्ट्रक्शन। एडजेसेंट इंस्ट्रक्शन के बीच में ही हमेशा डेटा डिपेंडेंसी होगा, कभी ऐसा नहीं होगा इन दोनों, ये वाला एक है दूसरा इंस्ट्रक्शन I3, ऐसा नहीं होगा, आजू बाजू वाले इंस्ट्रक्शन में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेटा डिपेंडेंसी बोलते हैं। इसको अपन फ्लो डिपेंडेंसी भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। पाइपलाइनिंग के केस में ही हम लोग को डिपेंडेंसी मिलेगी। क्यों मिलती है हम लोग को? क्योंकि ओवरलैपिंग मैनर में हम लोग चीजों को एग्जीक्यूट कराते हैं और नॉन पाइपलाइनिंग के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वहां पे अपने को डेटा डिपेंडेंसी वगैरह कोई भी डिपेंडेंसी अपने को वहां पे नहीं मिलती है। आपको आइडिया समझ में आया? ये हम लोग का कुछ ना कुछ घाटा है पाइपलाइनिंग का। जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो थोड़ा अपने को दिमाग भी लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि पाइपलाइनिंग ही जबरदस्त है, उसके भी कई सारे डिसएडवांटेज है जिसको अपने को ठीक करना होगा, तब ये जाके एक एफिशिएंट हम लोग को समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखिए अब अपने को इसको क्या करना है, ठीक करना है। तो कैसे करेंगे अपन इसको ठीक? तो देखिए टू मेक इट करेक्ट, अगर हम लोग को इसको ठीक करना है तो I2 इंस्ट्रक्शन इज वर्किंग अंटिल कंप्लीशन ऑफ I1। इसका मतलब क्या, जो हम लोग का यहाँ पे अपन फिर से वही काम करेंगे, स्टॉल लगा देंगे। स्टॉल साइकिल के मतलब वहां पे एक ऐसा खाली साइकिल लगा देंगे जहां पे कोई ऑपरेशन ही ना हो रहा हो, ठीक है। तो दिस वेटिंग क्रिएट द स्टॉल इन द पाइपलाइनिंग। तो यहाँ पे अपन वेट करवाएंगे इंस्ट्रक्शन I2 को। जब ये नया वैल्यू अपने को मिल जाएगा उसके बाद फिर अपन सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन को चलाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं स्टॉल साइकिल लगा दिया, ये स्टॉल साइकिल है हम लोग की, ये जगह पे अपने को R0 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इसको डेटा को रीड करवाया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि स्टॉल R3 का कितना है, स्टॉल अगर मैं पूछूं R3 के लिए कितना होगा, तो आप खुद ही सोच के देखो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख तो दिया हूँ R3 और R0, इसका मतलब इस जगह पे मेरे को वैल्यू मिल जाएगी R0 की। कैसे मिल जाएगी भाई? ये आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहा है तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो जब भी राइट ऑपरेशन होता है तो जो साइकिल
होता है ये पहले हाफ में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और अगले हाफ में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो आप खुद ही सोच के देखो, ये जो काम होगा हम लोग का पहले हाफ में हो जाएगा क्योंकि राइट ऑपरेशन है, पहले हाफ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, पहले यहां पे डिकोड करूं R0 को, उसके बाद R3 को, तो भैया ये गलत हो जाएगा। यहां पे क्यों गलत होगा? क्योंकि ये हम लोग का राइट हो रहा है और उसी दौरान मैं यहां पर से क्या करना चाह रहा हूं, वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं, तो ये गलत होगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या किया हूं, पहले R3 को रीड कर लेता हूं। भैया पहले हाफ साइकिल में मैं क्या किया, R3 को रीड कर लिया, उसके बाद आधे के बाद जैसे ये फ्री हुआ, आधे के बाद मैं किसको रीड करूंगा, R0 को रीड करूंगा। इसलिए यहां पे अगर आपसे पूछे कि R3 के कारण कितना स्टॉल लग रहा है, तो यहां पे 1 2 स्टॉल तो यहां, लेकिन जब हम लोग R3 के लिए अगर मैं पूछूं तो R3 के बाद आधा स्टॉल ये यहां पे भी लग रहा है अपने को, आधा स्टॉल यहां पे भी लग रहा है, उसके बाद अपन यहां पे रीड कर पा रहे हैं R0 की वैल्यू, तो वहां पे हो जाएगा 2.5 स्टॉल। लेकिन इन जनरल आपको 2.5 स्टॉल नहीं बोलेगा, इसलिए अपन इन जनरली अपन क्या बोल सकते हैं कि 2 स्टॉल में हम लोग का काम हो जा रहा है। आपको आइडिया समझ में आया क्यों मैं ये चीज बताया था आपको? ठीक है, उसके बाद फिर आपको समझ में आ रहा होगा ये एग्जीक्यूट करा है, उसके बाद फिर मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे हम लोग राइट करा दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू डिटेक्ट द डेटा डिपेंडेंसी कंडीशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये अब कैसे पता चलेगा कि भैया पहले R3 को रीड मारे हैं कि पहले R0 को रीड मारे, पहले हाफ साइकिल में ये अपने को गड़बड़ कर देगा, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या होता है, एक डेटाबेस क्रिएट होता है वहां पे, उस डेटाबेस से हम लोग को पता चलता है कि भैया अपने को कौन सा पहले रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सम काइंड ऑफ डेटाबेस विल बी मेंटेन्ड एट द डिकोडिंग स्टेज। तो डिकोडिंग स्टेज में एक डेटाबेस बनेगा, अपने को वहां पे पता चलेगा, उस डेटाबेस से अपने को नहीं कंप्यूटर को पता चलेगा कि वहां पे इसको रीड नहीं करना है, उसको रीड करना है, नहीं तो स्टॉल लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा और स्टॉल बढ़ भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे 2 स्टॉल मिल ही गया है ओवरऑल, तो इसको भी अपने को मिनिमाइज करना है। अब इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए? तो भैया टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टॉल ड्यू टू द डेटा डिपेंडेंसी ओवर हार्डवेयर टेक्निक, एक जबरदस्त हार्डवेयर टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है ऑपरेंट फॉरवर्डिंग या फिर इंटरनल फॉरवर्डिंग, कई लोग इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया? तो ये क्या है ये अब समझते हैं हम लोग। देखिए ऑपरेंट फॉरवर्डिंग क्या है? ऑपरेंट फॉरवर्डिंग स्टेट दैट एक्सेस न्यू डेटा फ्रॉम द इंटरफेस रजिस्टर बिफोर अपडेटिंग द न्यू रजिस्टर फाइल। इसका मतलब क्या? देखिए बहुत ही आसान सा चीज है। देखिए अगर मैं इस तरीके से वही सेम एग्जांपल अपन ले रहे हैं, ऐड किए मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे ऐड पहले R1 R2 को ऐड किए, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगाए। ठीक है, उसके बाद फिर ALU यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, ALU में जाके ये स्टोर हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक बफर में जाके स्टोर हुआ, इंटरमीडिएट बफर में, हम लोग का जो बफर होता है ना बीच में, इंटरमीडिएट स्टेज के बीच में, तो बफर में जाके स्टोर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं ट्रांसफर नहीं किया हूं ना, अभी मैं इसको ट्रांसफर नहीं किया हूं। मैं क्या किया, अगर कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन फिर से मांगा ये वैल्यू, तो ये बफर से उठा के उसको वापस से दे दूंगा। आपको आइडिया समझ में आया? अपन क्या करें, वो बफर से अगले इंस्ट्रक्शन को वैल्यू दे रहे हैं, बफर से अगले इंस्ट्रक्शन को वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो अगले इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे R0 का वैल्यू फिर से मिल गया। ठीक है, ये R0 का वैल्यू असलियत में R0 का वैल्यू नहीं है, ये जो भी हम लोग का डेटा होगा इस बफर में उसका वैल्यू है। तो R0 का वैल्यू भी यही होने वाला है कुल मिला के। ठीक है, R0 का वैल्यू यही होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो नया डेटा है R0 का ये इसको मिल गया। ठीक है, और दूसरा R3 हम लोग का ये आ गया, इसका फिर हम लोग का जो भी ऑपरेशन होगा वो होगा। आपको आइडिया समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये एग्जांपल आपके सामने मैं बनाया हूं, यहाँ पे वही काम हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले फेच हुआ इंस्ट्रक्शन 1। ठीक है, उसके सेम एग्जांपल लेकर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डिकोड हुआ हम लोग का इंस्ट्रक्शन, ये भी चीज आप समझ रहोगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, ये भी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे ये कहां जाके बफर में स्टोर हो गया। ठीक है, इस बफर से डायरेक्टली यहीं से मैं डेटा पास कर दूंगा अगले इंस्ट्रक्शन को। आपको आइडिया समझ में आया? शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं भाई, जैसे अपन करंट को शॉर्ट सर्किट करते थे रजिस्टर के केस में। ठीक है, वैसे ही अपन यहाँ पर से पतली गली से यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे पास कर दिए हैं। ठीक है, तो I2 जब यूज करेगा इस वैल्यू को, तो असलियत में ये जो R1 प्लस R2 है, ये अभी कहां पे जाके स्टोर है, एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली स्टोर है। ठीक है, तो ये असलियत में R0 का वैल्यू यही होने वाला है। ठीक है, लास्ट में हम लोग यही बोल सकते हैं R0 का वैल्यू, तो असलियत में यहाँ पर से R0 नहीं आ रहा है, असलियत में यहाँ पर से R1 प्लस R2 का वैल्यू आ रहा है, जो कि R0 भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 जो वैल्यू है वो यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद फिर अगली बार जब इंस्ट्रक्शन I2 जब रन करेगा, तो यहाँ पे फेच हुआ, फिर डिकोड हुआ R3। ठीक है, और उसके बाद फिर जब ये वाली वैल्यू को ये यूज करेगा, तो भैया एकदम करेक्ट वैल्यू यूज करेगा कि नहीं करेगा भाई? बिल्कुल करेक्ट वैल्यू यूज करेगा। उसके बाद फिर एज इट इज वही मेमोरी एक्सेस यहाँ पे हम लोग खाली साइकिल से इस तरफ पहुंचा दिए और यहाँ पे राइट मार दिए। आपको आइडिया समझ में आया होगा? एक भी स्टॉल यहाँ पे नहीं लगा। तो इस तरीके से ऑपरेंट फॉरवर्डिंग किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एक क्वेश्चन के
फॉर्म में। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो देखिए इस तरीके का आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ठीक है। अपने को पूछा है मिनिमम हाउ मेनी साइकिल अपने को लगेगा रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल फॉरवर्डिंग से, अगर अपन यूज करें इंटरनल फॉरवर्डिंग से कितना साइकिल में हम लोग का ये पूरा पाइपलाइनिंग कंप्लीट होगा। तो भैया कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन यहाँ पे किए। यहाँ पे फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे जाके स्टोर हुआ ये वैल्यू, ठीक है। ये अपन नीचे वाले को पास कर देंगे वाली वैल्यू, ठीक है। मेमोरी एक्सेस हुआ, उसके बाद फिर ये राइट हुआ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको 5 स्टेज लेके चलना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहाँ पे फेच किए, डिकोड किए, किसको डिकोड किए होंगे, R4 को यहाँ पे डिकोड किया अपन, फिर अगले इंस्ट्रक्शन के लिए फेच किए, फिर यहाँ पे डिकोडिंग हुआ होगा, जो भी हम लोग का एक्स्ट्रा है उसको डिकोड किए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये नया वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है अपने को। देखो यहाँ पे R0 को यूज करना है, तो ये R0 कहां से आएगा भैया, ऊपर से प्रकट होगा यहाँ पे नीचे में, और ये R0 का अपन यूज कर लेंगे ये R4 के साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मेमोरी एक्सेस हो जाएगा इसका, और फिर राइट ऑपरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगली बार में यहाँ पे फेच किया अपन इंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ पे डिकोड किए, डिकोड करना पड़ा अपने को, R6 को डिकोड करना पड़ा। क्यों R6 को, देखो यहाँ पे R6 को डिकोड करूंगा, R0 कहां से आएगा भैया, ऊपर से प्रकट होगा यहाँ पे नीचे, ये प्रकट हो गया, बहुत बढ़िया। अभी अपने को यहाँ पे R3 की जरूरत नहीं है, R3 अपना राइट लास्ट में हो जाएगा, ये चीज आप समझ रहे होगे, ठीक है। ये जाके यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नीचे लगेगा तो इसको भी अपन नीचे मार देंगे, नीचे फेंक देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन I4 के लिए जब यहाँ पे फेच हुआ, फिर डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद फिर से यहाँ पे अपन डिकोड किए, R8 को डिकोड किए, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर R0 अपने को चाहिए, तो R0 कहाँ से आया भैया, इस जगह से आ जाएगा नीचे, ठीक है, आप समझ रहे होगे। R0 एकदम नया फ्रेश वैल्यू अपने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ऑपरेशन है तो डिवाइड जो भी हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मेमोरी एक्सेस और यहाँ पे राइट साइकिल, तो इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अपने को कोई भी स्टॉल नहीं लगा। आप कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये था। और नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल अपने को कितने लगे, 8 क्लॉक साइकिल में हम लोग का काम हो गया, इसलिए क्लॉक साइकिल अपने को यहाँ पे मिनिमम कितना लगेगा, 8 लगेगा। आपको आइडिया समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से डेटा डिपेंडेंसी समझ लिए हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा जहां पे मैं आपको कंट्रोल डिपेंडेंसी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन चलेंगे क्वेश्चन पे। इस वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।